साथियों, सरकार की नैतिक जिम्मेदारियों के बारे में मैंने बताया। अभी हम ये देख रहे हैं, हमारे यहाँ चैनलों के माध्यम से ज़ोर ज़ोर से प्रचार हो रहा है कि पाकिस्तान में भूखमरी आ गई, पाकिस्तान में जो है कि गरीबी चरम सीमा पर चल रही, पाकिस्तान के लोग भूखे मर रहे हैं, पाकिस्तान के लोग पलायन कर रहे हैं। साथियों, हमें अपना नहीं देखा जा रहा, हम अपनी फटी तो सी नहीं रहे हैं, अपनी फटी तो सी नहीं रहे, दूसरे की फटी में टांग डाल रहे हैं। हमको उनसे क्या लेना देना है? अरे पाकिस्तान कुछ भी करे, हमसे क्या लेना देना है? हमें अपना देखना है, हमें अपने देश में देखना है कि हमारे देश में क्या गरीबी भूखमरी नहीं है, क्या हमारे देश में लोग दवाओं के अभाव में नहीं मरते हैं? तो जी हाँ साथियों, ऐसा है। आज गंभीर बीमारी अगर एक आम आदमी को हो जाए तो दवाओं के अभाव में मर जाता है हमारे देश में। तो हमारे देश में अपनी समस्या को न देख करके हम दूसरे की जो है कि उसमें झांकते हैं, अपने गिरेबान में हमको पहले झांकना चाहिए, तब जाके दूसरे पर हम जो है कि प्रकाश डालें या उंगली उठाएं। साथियों, हमारे देश में आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमारे देश में श्रम बिकता है, हमारे देश में श्रम बिकता है। अभी हमारे चाहे महाराजगंज हो चाहे गोरखपुर हो, हमारे यहाँ देखा जाता है कि सवेरे 8 बजे 9 बजे मज़दूर लोग कांधे पे कुदार लेकर खड़े रहते हैं रोड पे, और खड़े होकर ये देखते हैं कि कोई आएगा हमको ख़रीद के ले जाएगा, तो हम काम करेंगे, तो हम जो है कि हमारी जो है कि आर्थिक हम जो रुपया पैसा कमाएंगे और शाम के लिए दाल रोटी की व्यवस्था करेंगे। हाँ, सरकार ये है कि सरकारें सोच रही कि हमने 5 किलो, एक आदमी 5 किलो राशन दे दिया तो हमने पूरा जो है कि जगह जीत लिया है क्या? लेकिन क्या हमारे आम आदमी की आवश्यकता है सिर्फ 5 किलो राशन भर है? अगर क्या उस राशन के क्या वो कच्चा खाए, कच्चा चबाए? उसको पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ेगी, उसके साथ में मान लीजिए साग सब्जी दाल और वगैरह वगैरह की वस्तुओं की भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उसे कच्चा तो नहीं खाया जा सकता है, उसको पकाने के लिए ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। तो मेरा कहने का मतलब, हमारे यहाँ जिस देश में श्रम बिकता हो, जिस देश में श्रम की बोली लगती हो, और उस देश के लोग दूसरे देश की बात करें कि पाकिस्तान भूखा मर रहा है, पाकिस्तान में गरीबी आ गई है, पाकिस्तान जो है कि पलायन कर रहा है। हमारे यहाँ से लोग नहीं जा रहे हैं, हमारे यहाँ से लोग भी मजदूर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, भारी मात्रा में जा रहे हैं विदेशों से जो है कि कमाने के लिए, बिक के जाते हैं यहाँ से, और वहाँ से रोजी रोटी के लिए कमा कर अपने देश वापस आते हैं। तो साथियों, हमें अपने देश को सशक्त बनाना है, हमें अपनी देखना है, हमारे यहाँ हमारे देश में क्या कमियां हैं, हमारे देश में जो है कि क्या मूलभूत आवश्यकताएं हैं मनुष्य की, उस पर हमें विचार करना है, उस पर हमें सोचना है, ना कि हमको पाकिस्तान की सोचना है। तो साथियों, हमें इस पर विचार करना होगा, सोचना होगा अपने बारे में। अभी तो हमारे देश में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही साथी, अब लोग सभी जानते हैं कि ऐसी तुष्टीकरण की राजनीति जो सांप्रदायिकता को जन्म दे रही है, सांप्रदायिकता को जन्म दे रही है, और आगामी भविष्य जिसमें हमारे आगामी जो भविष्य है, आगामी भविष्य हमारा जो है कि आगे चल के जो है कि खतरे में पड़ रहा है। हमको सोचना पड़ रहा है कि जिस तरीके से ये तुष्टीकरण राजनीति है, जिस तरीके के सांप्रदायिकता की राजनीति की जा रही है, जबकि हमारा देश जो है कि समता की बात करता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक सौहार्द में, एक प्रेम भाषा में, एक प्रेम से रहने का अनुमति हमारा संविधान देता है। लेकिन कहीं हम उसको ताक पर धर करके अपनी विमंशा की राजनीति कर रहे हैं, जो कि गलत है, टोटल ही गलत है। साथियों, ये कहना चाहिए कि ऐसा जो है कि मंशा है, एक ऐसी सोच है जो पुरानी सोच को लेकर के जो है कि ये की जा रही है साथियों। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका आगामी परिणाम जो है कि आगे चल के भविष्य में गलत हो सकता है। कैसे? मैं एक संभावना व्यक्त कर रहा हूँ आप लोगों की, अपनी जो है कि एक बातें भविष्य का एक आकलन कर रहा हूँ कि संभवतः ऐसा हो सकता है। क्योंकि हम लोग देखिए, हम अभी हमारे जो कुछ समय पहले हमारा नारा था हम दो हमारे तीन, फिर जब जनसंख्या जो है कि गणना हुआ तो लगा कि नहीं ये उचित नहीं है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो हम लोगों ने नारा दिया हम दो हमारे दो। फिर हमने जो है कि जनगणना कराया, तो इस जनगणना के तहत हम लोग ये देखे हैं कि अब ये हम दो हमारे दो की भी ज़रूरत नहीं है, हम दो हमारे एक, हम इस सिद्धांत पर चल रहे हैं। लेकिन अगलों में ऐसा नहीं है। अगलों से मतलब आप लोग समझदार हैं, समझ जाइए इस चीज़ को, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ। उनमें ऐसी सोच नहीं है, वो तो सोचते हैं हम दो हमारे अनेक, हम दो हमारे अनेक की सिद्धांत पे वो चल रहे हैं। और आगामी समय में, आने वाले समय में आप जान रहे हैं कि हमारे यहाँ की एक वोट का अधिकार है, वोट पे जो है कि राजा चयनित होता है, जनमत के अधिकार पर जो है कि राजा चयनित होता है। अगर उनकी संख्या
अधिक हो गई, वोटों की संख्या अधिक हो गई, तो फिर उनका सत्ता होगा, निश्चित है उनकी सत्ता होगी। और उनकी जब सत्ता होगी तो जो हमने बीज यहाँ बोया है, जो बीज हम बो रहे हैं, वही बीज जो है कि विषैला पेड़ के रूप में हमें हमारे आने वाली पीढ़ियों को, हम तो रहेंगे नहीं, ये आज की बातें नहीं बता रहा हूँ, भविष्य की मैं आकलन कर रहा हूँ कि भविष्य में संभावना व्यक्त कर रहा हूँ अपना कि संभवतः ऐसा हो सकता है। तो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा एक खतरा होगा, क्योंकि हम यहाँ नफरत के ही बीज बो रहे हैं, प्रेम और सौहार्द की बीज नहीं चला रहे हैं, हम भाईचारा को लेकर नहीं चल रहे हैं, हम भाईचारा को लेके नहीं चल रहे हैं और एक तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, और यह राजनीति बहुत ही घातक होगी। वैसे साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सियासत है ही ऐसी चीज़, सियासत एक ऐसी चीज़ है, सियासत कुर्सी के लिए बेटे ने बाप का कत्ल किया है, भतीजे ने चाचा को मारा है, भाई ने भाई को काटा है, ये इतिहास है, इतिहास गवाह है इस देश की। पीछे हम जाएंगे तो इस तरीके से होता है, ये सियासत है। और आज भी सियासतों की चालें ही हमारे देश में सांप्रदायिकताओं को जन्म देती है, हमारे देश में सांप्रदायिकताओं को जो है कि ले आती हैं, सियासत की चालें हैं। मैं आप लोगों का ध्यान पीछे ले चलता हूं, कुछ समय पीछे 1989 में साथियों, हमारे यहाँ भारत के प्रधानमंत्री 7वें-8वें प्रधानमंत्री के बीपी सिंह, 7वें-8वें प्रधानमंत्री के में जाने जाते हैं बीपी सिंह, जिन्होंने मंडल कमीशन को लागू किया था। मंडल कमीशन के आपके बारे में सब जानते होंगे कि पिछड़ा आरक्षण जो है, वास्ते तो मंडल कमीशन का मूल अर्थ है कि जातिगत जनगणना करवाना। लेकिन वो ऐसा अगर जातिगत जनगणना अगर सरकारें करवा देंगी ना, तो ये समान कहते हैं, समान की सारी सीटें खत्म हो जाएगी, खेला खत्म हो जाएगा उनका, राजनीति से पूरा बुरिया बिस्तर बन जाएगा। लेकिन ये जातिगत जनगणना करवाना नहीं चाहे थे, उस समय बहुत ज़्यादा बवाल उठा था, बहुत ज़्यादा हमारे देश में हिंसा हुई थी इस मंडल आयोग को लेकर के। आप लोगों ने सुना होगा मंडल का नारा भी लगा था। तो मंडल आयोग, पहली बार बीपी सिंह ने मंडल आयोग लागू किया। दूसरा जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एक्ट जो है 1989 में लागू हुई। और बाबा साहब माननीय अम्बेडकर साहब का फोटो जो है कि लोकसभा में पहली बार बीपी सिंह लाने वाले थे, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया। 70 कम से कम 20 साल बीत गए, लेकिन उनका जो है कि प्रतिमा हमारे लोकसभा में नहीं थी, लेकिन उन्होंने ले आया, बाबा साहब का प्रतिमा लगवाया और उन्हें जो है कि रत्न से संबोधित किया। अब ये साथियों, जब और पहली बार किसानों का कर्ज माफ़ भी बीपी सिंह ने किया था। उन्होंने इस तरीके से जब राजनीति को लेके आगे चला, पिछड़ा का आरक्षण लागू किया, जो है कि दलितों और शोषितों का जो एक्ट था उसको लागू किया, और किसानों का कर्ज माफ़ किया, और बाबा साहब अम्बेडकरवाद को लेकर के आगे चला, तो यहाँ मनुवादी नीति को बहुत गहरा झटका लगा। साथियों, मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से झटका लगा। और यह झटका जो है कि उनके सोच में, इनके विचारों में खलबली पैदा हो गई कि अगर ये इस तरीके से सब चीज़ें जो है कि इनको दे देगा तो हमारे पास कुछ रहेगा नहीं, इसकी सरकारें चलनी नहीं चाहिए, किसी भी हालत में इसकी सरकार गिरनी चाहिए। और इस सोच के तहत सोचते दिमाग दौड़ाते ये लगा कि क्या करना चाहिए, क्या करना। हाँ, तो लगा राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का घटना आप लोगों ने सुना, और राम मंदिर में गौ मांस का टुकड़ा फेंक दिया गया। और गौ मांस का टुकड़ा आते ही, और जैसे ही गौ मांस का टुकड़ा, इधर हमारे यहाँ नेताओं लोगों ने रथ यात्रा शुरू कर दिया, जिसमें नाम भी आप लोग जानते ही होंगे कि रथ यात्रा निकाल दिए कि रामलला का अपमान है, घोर अपमान है, हमारे रामलला के साथ घोर अपमान किए हैं, हम शांत नहीं बैठेंगे, हम इसका प्रतिशोध लेंगे, हम इसका बदला लेंगे। साथियों, 1990 के दशक में आप लोगों को मालूम होगा कि जाते जाते यह सरकार देश में जगह जगह दंगे हुआ, बवाले हुआ, जो है कि सूरत जो है कि आपका गुजरात का जो है गोधरा कांड इसी के संबंध में, भोपाल में भी जो कांड हुआ था इसी के संदर्भ में है, यूपी में जो घटनाएं हुई ये इसी के संदर्भ में है। जगह जगह जो है कि बवाल हुआ, तोड़ हुआ, आगजनी हुई, काटमार हुआ, सरकारें गिर गई, बीपी सिंह की सरकार जो है कि वहाँ गिर गई, और ये अपने मनसा में पूरा जो है कि कामयाब हुए। तो इस तरीके से हमारे यहाँ की सोच है, हमारे यहाँ की राजनीति, सियासतों की चालें हैं, और सियासत की चालें ही हमारे देश में जो है कि दंगा भड़काने का काम करती है। तो हमको देखिए, मेरा कहने का मतलब साथियों, सतर्क रहना, हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है। जहाँ कहीं भी अगर धर्म की बातें, देखिए हम राजनीति को जो है कि अपने धर्म को राजनीति से जोड़ते हैं,
ये कितनी जो है कि एक विकृत मानसिकता है, कितना गिरा हुआ सोच है कि हमारा धर्म एक अलग होना चाहिए। धर्म और राजनीति से कोई संबंध नहीं है, लेकिन हम इस अपने धर्म को राजनीति में लेके जो है कि चल रहे हैं। और इसका यही कारण है कि हमारे यहाँ जो है कि एक गहरी सांप्रदायिकता की खाई खुद रही है, खाई बन रही है। हमें इस पर जो है कि विचार करना है और सतर्क रहना है कि आने वाले भविष्य में, मैंने एक छोटा सा उदाहरण बताया हूँ साथियों, 1989 की घटना बताया हूँ, और ऐसे बहुत सी चालें चली गई हैं। आप लोगों को मैं कहना मेरा कहने का मतलब आप लोग जानते ही हैं। अभी पुलवामा अटैक भी हमारे सैनिकों पर हुआ था, लेकिन आज तक उसका पता नहीं चला कि कहाँ से कैसे हो गया। इतनी भारी विस्फोटक मात्रा में वो जो है कि गाड़ियाँ ला कर के सीधे हमारे सेना को उसमें ठूस दी जाती है। और जबकि कश्मीर इतना संवेदनशील राज्य है कि हर 1-1.5 किलोमीटर पर जो है कि वहाँ चेक पोस्ट है, वहाँ जाँच होती, चेक होती हैं। लेकिन किस परिस्थितियों में कैसे इतना विस्फोटक पदार्थ लेकर के हमारे सेना को उसमें जाके टक्कर मार देती है, ये भी एक रहस्य पर्दा ही बन के लोगों ने CBI की जांच की मांग की है, लेकिन इस पर लिपापोती कर दिया गया है। तो सोचना है, सतर्क रहना है। मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही है, अपने देश के लोगों से, जनमानस से, जनताओं से, कि आप सतर्क रहें, सियासत के चालों में न आए। जहाँ अगर सियासत में धर्म आता है, राम को लाया जाता है, तो ये समझिए कि गड़बड़ है। उस पर हमको विचार करना है और सोच के, क्योंकि इन सियासतों के चाले में, इन सियासत के चालों में जो है कि भुक्तभोगी तो हमारा आम जनता ही होती है। क्योंकि ये लोग तो तुरंत इनको क्या होता है, ये तो तुरंत जेल हो जाते हैं, इनका जेल हो जाता है, जेल में आराम से बैठे रहते हैं, मरते हैं लोग। यही हुआ था बाबरी मस्जिद के समय में। गांव-गांव से लोग कहें कि हम वहाँ जो है कि मस्जिद गिरा करके रामलला का मंदिर बनवाएंगे। सब हमारे यहाँ के जो संत महात्मा थे, साधु संत थे, बेचारे भोले भाले लोग थे, नहीं समझ पाए। गांव-गांव से ईंटा लेके वहाँ पहुँचे और ये सब तो अंदर हो गए, जेल हो गए, और छाती पे गोली वो खाए। मुझे मालूम है उस समय वह घटना, जो लोग जीवित थे, जिनकी बचने की संभावना थी, उनकी भी हमारी सेना ने टांग पकड़ के फेंक दिया था सरजू जी में। तो ये सिस्टम है, इससे बचना, हमको सावधान रहना है। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। अगर मेरी वीडियो आपके समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, फिर मैं कह रहा हूं साथियों कि यह मेरा चैनल एक विचार है, एक मंच है और आम आदमी की आवाज़ है। अगर पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। जय हिंद।